गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी स्टेट PSC की सीरीज। स्टेट PSC की इस सीरीज के अंदर अब तक हमने MP PSC के सारे सेट डिस्कस कर लिए, UP PSC के, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का जो आपका लोअर PCS है उसके क्वेश्चंस। इन सब की PDF के लिए प्लस जो पुरानी क्लासेस हो गई हैं, इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 16 को। तो इसके लिए आप वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का चैनल है, उसे आप ज्वाइन करें। इसके अलावा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप है अपना, वहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं इस पर्टिकुलर स्टेट PSC की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें भी C सेट का सेक्शन रहता है, तो आप C सेट के जितने भी सवाल हैं या फिर उनकी जो PDF है आप वो इस डाउट ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम शामिल कर लेंगे। चलो भाई, आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने, इसने देखो क्या कहा। नैनीताल से देहरादून जाने के लिए 5 बसें उपलब्ध हैं। इतनी ही बसें देहरादून से नैनीताल के लिए हैं। यदि एक आदमी उस बस से नैनीताल वापस नहीं आना चाहता जिससे वह देहरादून गया है, तो नैनीताल और देहरादून के बीच में कितने तरीकों से आने जाने की यात्रा की जा सकती है। देखो, एक आपके पास है, पहले इसका बेसिक समझो, इजी है, ये वर्बली किया जा सकता है। इसको सीधे सीधे 5 उपलब्ध हैं और आप इसको हिट कर सकते थे, रीड करते हिट कर सकते थे, लेकिन लॉजिक को समझो। अपना उद्देश्य है यहाँ पर सिर्फ ट्रिक के थ्रू या फिर सीधे सीधे कोई तुक्का मारना नहीं है, बात को समझो। नैनीताल है आपके पास और देहरादून है। कितनी बसें उपलब्ध हैं? 5 बसें उपलब्ध हैं। तो 1 2 3 4 और 5, इनका नाम रख देते। मान लो बस A है, ये बस B है, ये बस C है, ये D है और ये आपकी E है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? 5 एक तरीके से रास्ते। अब देखो, नैनीताल से देहरादून जाने के कितने तरीके होंगे? या तो A से जाए, या B से जाए, या C से जाए, या D से जाए, या E से जाए। तो इसका मतलब एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका और एक तरीका। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर के नैनीताल से देहरादून जाने के कितने तरीके हो गए? 5 तरीके। ठीक है, अब बात को समझना। जैसे अगर वो यहाँ पर नैनीताल से देहरादून बस A से जाता, तो वापस आते टाइम उसके पास कितनी चॉइस होती? 1 2 3 4, क्योंकि वो जिस बस से गया है उससे वापस नहीं आएगा। तो आप कह सकते थे कि नैनीताल से देहरादून जाना है और वापस आना है। जाते टाइम अगर उसने A को चूज किया है तो इस रास्ते से या इस बस से जाएगा, आने वाली उसके पास कितने बसें होंगी? 4। ऐसे ही B जाएगा, अगर B से आप चले गए हैं तो वापस आते टाइम B से नहीं आएंगे, बचे हुए 4। C से जाएंगे तो वापस आते टाइम बचे हुए 4। ये पैटर्न चलेगा। ऑल ओवर कंक्लूजन देखें क्या क्या निकला फिर। देखो, आसान भाषा में बात को समझना। नैनीताल से देहरादून जाना है और देहरादून से वापस नैनीताल आना है। जाने के तरीके 5, जाना भी है और वापस आना भी है। तो आते टाइम 5 बसें नहीं होंगी उसके पास, कितनी होंगी? 4। तो 5 गुणा में 4 कितने तरीके? 20 तरीके। इसलिए मैंने कहा था कि इस सवाल को आप वर्बली डील कर सकते हैं। पीछे हमने जो रेलवे की सीरीज चलाई थी उसके अंदर कई सारे ऐसे चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं। तो जिस भी चैप्टर का आपका बेसिक ठीक नहीं है, एटलीस्ट वहाँ से आप उसे कवर कर सकते हैं। तरीका क्या होगा? सिंपल सा है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जाएं, डाउट ग्रुप के अंदर कहें कि मुझे वो जो 90 डेज की रेलवे की PDF है वो प्रोवाइड करवा दो। इस PDF के अंदर लगभग 1750 के आसपास सवाल है। किसी भी बच्चे से मांगोगे या ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन रखोगे, स्टूडेंट आपको दे देगा। यहाँ से आपकी एग्जाम के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको आप क्या करो? कवर कर लो। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी एग्जाम में नहीं आता तो करने की नीड नहीं है। तो अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए, ये कवर कर लो, उसके बाद सीरीज में आपके साथ साथ कर ही रहा हूं डिस्कस। चलो भाई, अगले सवाल की बात करें। देखना जरा क्या कहा इसने।
एक प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाली रोशनी उससे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि प्रारंभ में एक मोमबत्ती पुस्तक से 10 सेंटीमीटर दूर रखी हो तो उसे कितनी दूर और रखना चाहिए ताकि पहले से ठीक आधी रोशनी प्राप्त हो। सिंपल सी वो बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि प्रकाश स्रोत है। मान लो आपने कोई मोमबत्ती जलाई है, सवाल को पहले समझते हैं। मोमबत्ती मान लो आपने जलाई है, ये कुछ इस टाइप से लाइट देगी, ठीक है। प्राप्त होने वाली रोशनी, ठीक है, रोशनी को मैं मेजरमेंट कर लेता हूं x यूनिट के अंदर कि उसकी यूनिट क्या है, x है, ठीक। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहां से यहां देखना, एक मेजरमेंट अगर आप यहां, ये मोमबत्ती है, यहां पर करते हो, एक मेजरमेंट यहां पर आप करते हो इस जगह के ऊपर, ये दूरी मैं मान लेता हूं a है, ये वाली दूरी मेरे पास b है। मुझे यहाँ पर जो रोशनी मिलेगी, इस पॉइंट के ऊपर जो रोशनी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/a²। जो भी दूरी है उसका वर्ग करना है और उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी रिप्रेजेंट करना है। कॉमन सेंस है, दूर दूर जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगी, रोशनी कम होती जाएगी। अगर ये दूरी आपकी b है तो यहाँ पर रोशनी कितनी मिलेगी, 1/b², ठीक है। ये तो इसका हो गया सिंपल सा पैटर्न। अब हम लोग इस सवाल को डील कर लेते हैं फिर, ठीक है। सारी की सारी डायमेंशन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करते। देखो, प्रारंभ में एक मोमबत्ती पुस्तक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मैं मान लेता हूं मुझे रोशनी x मिल रही है और x प्रोपोर्शनल किसके होगी, 1/10², ठीक है। उसे कितनी दूर और रखना चाहिए जिससे पहले से ठीक आधी रोशनी। अगले केस में मुझे हाफ ही मिल रही है, x/2 मिल रही है। कितनी दूर रखें, तो मैंने मान लिया इसे मैं l सेंटीमीटर की दूरी पर रख देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, l²। यहां मेरे पास क्या बनी, पहली इक्वेशन, यहां मेरे पास क्या बनी, दूसरी इक्वेशन। क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में डिवीजन कर दोगे आप सेकंड का, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 1/x और बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, /100 और यहाँ बचा आपका l²। ये उधर आएगा तो 2 गुणा में 100 अंडर रूट करोगे तो l की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10√2 लिखा जा सकता है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में इस टाइप के कोई भी सवाल हो, ये कई टाइप के सवाल, कई सारे इस टाइप के सवाल बनते हैं। इनके साथ डील करने की जो एक्चुअल अप्रोच है वो आपकी यही होती है। एक्चुअल अप्रोच डील करने की आपकी यही होती है। अब काम की बात सुनो कि इस सवाल में सारी चीज़ें आपने देख ली, तो एग्जाम में कैसे डिस्कस करेंगे या कैसे डील करेंगे। देखो, स्टार्टिंग के अंदर कितनी दूर रखना चाहिए ताकि पहले से ठीक आधी। मैं मान लेता हूँ शुरुआत में उसे 2 रोशनी मिल रही थी और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मुझे तो 2 पैटर्न लिखने हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। स्टार्टिंग में 2 रोशनी मिल रही थी, दूरी कितनी, 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100, ठीक है। कितनी दूरी के ऊपर उसे रखा जाए, मैंने मान लिया l दूरी पर, तो l का स्क्वायर। अब रोशनी कितनी मिल रही है, 1, तो यहाँ से l की वैल्यू निकालोगे, 100 × में 2 अंडर रूट कर दोगे तो 10√2। पहले मोमबत्ती से कितनी दूरी के ऊपर था, पहले मोमबत्ती से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था। अब मोमबत्ती से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 10√2। पूछा क्या है, कितनी दूर और रखना चाहिए, कितनी दूर और रखना चाहिए। तो ये वाला जो गैप है इतनी दूर और रख दो। 10√2 में से 10 को लेस कर दो, 10 कॉमन आ गया, √2 - 1 आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया, रिजल्ट। तो कुछ खास होता नहीं है इन सवालों में, बस एक बार ये अप्रोच पकड़ में आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, यही सवाल ऐसे भी बनते हैं कि किसी नल के अंदर जो पानी का फ्लो हो रहा है वो इसकी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, और इसकी जो लंबाई है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ये सवाल रेजिस्टेंस या प्रतिरोध पर भी बनते हैं कि तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है और उसकी जो रेडियस है उसके स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कई सारी लैंग्वेज बनाई जा सकती है, तो आपको हेडेक नहीं लेनी। अगर आपको ये सवाल सोल्व करना आता है, इसका मतलब ऐसे आपको सारे के सारे सवाल सोल्व करने आ जाएंगे।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना क्या कहा। 1 से 50 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या है। वैसे तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है, फिर भी इसका बेसिक समझना, यहीं पर सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो, जब मल्टीप्लाई करोगे लगातार 1 से 50 तक तो उसके अंदर कितने शून्य जनरेट होंगे या कितने जीरो जनरेट होंगे। लॉजिक पकड़ाता हूं पहले मैं, फिर वो बात बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे डील किया जाता है। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अगर मैं ये लिखता हूं तो मुझे बताना जरा कितने जीरो बनेंगे इस मल्टीप्लाई में। तो आप कहेंगे सर इसमें तो एक भी नहीं बनेगा। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तब एक बनेगा। कैसे? 2 इंटू 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है, एक जीरो। तो एक काम की बात ये निकल के आई कि अगर आप 2 को 5 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, एक जीरो। ठीक है, तो 2 इंटू 5 का एक पेयर जो है आपका वो क्या जनरेट करता है भाई, यहाँ से एक जीरो जनरेट करता है। अगर इसी को मैं आगे बढ़ा कर ले जाऊं 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, तो आप देखोगे कि इसको रीड करने का तरीका बदलना है हमें। 2 गुणा 5 का ऑटोमेटिक एक पेयर ये था, एक जीरो और बन गया। जैसे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 गुणा 4 20, 3 60 गुणा 2 120, एक जीरो आ गया ना। हेडेक ही नहीं लेनी है, 2 इंटू 5 का एक पेयर आपका एक जीरो क्रिएट कर देता है, इतना ध्यान रखना है। आगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू में 14 इंटू में 15 को क्या रीड कर लूँ मैं, 3 इंटू 5। ये किसी भी, जैसे इसके पास 2 है ना, ये 2 गुणा में 3 है, इसके साथ ये वाला 5 मिलकर के एक पेयर बना लेगा कहीं पर भी। अब देखो जब आप लगातार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ आ गया, 4 के अंदर भी आपके पास क्या है, 2 इंटू में 2 है, 6 में भी आपके पास 2 इंटू 3 है, 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 तो बहुत सारे इकट्ठा हो गए। एक्चुअल खेल किसका था, अगर आप 5 काउंट कर लेते हो टोटल मिला करके कितने 5 है आपके पास मल्टीप्लाई के अंदर, तो आपके लिए काम आसान है। 2 को काउंट नहीं करना, लॉजिक समझ में आ गया ना। 2 आपके पास मोर देन सफिशिएंट है। तो मुझे एक बात बताओ कि कुछ भी नहीं पता था मुझे कि क्या अप्रोच है, क्या फॉर्मूला होता है इन सवालों को डील करने का। मुझे एक सीधे सी ये बात पता थी कि जब हम लोग लगातार नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 5 का जो आपका एक पेयर बनता है वो एक जीरो क्रिएट कर देता है। बात नंबर 1। 2 मेरे लगातार मल्टीप्लाई में काफ़ी सारे होते हैं, इसलिए मैं जितने 5 काउंट करूंगा उतने ही जीरो आएंगे। 1 से 50 तक 5 काउंट करें, देखो मेरे साथ साथ काउंट करना। 5 10 में, 15 में, 20 में, 25 में 5 गुणा 5 2 बनेंगे आपके। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ काउंट करके बता देता हूँ मैं आपको। 5 में है, एक 10 में है, एक 15 में है, एक 20 में, 4 गुणा 5, 25 में कितने हैं, 2 हैं, 5 गुणा 5। फिर देखना 30 के अंदर 6 गुणा 5, 35 में 7 गुणा 5, 40 में 8 गुणा 5, 45 में 9 गुणा 5, 50 में 2 बार 5। ये क्या है, 2 इंटू 5 इंटू में 5। कितने बने भाई, 4 और 2 6 ये वाले, और 4 और 2 6 आपके ये वाले। तो कुल मिलाकर के कितने आ गए, 12 आ गए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि शांति से बैठो काउंट कर लो। ठीक, 5 10 15 20 25 में आपके 2, 30 35 40 45 और 50 के अंदर 2, तो 3 4 3 12 आपका रिजल्ट आ गया। दूसरी बात अंडरस्टैंड करना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है देखना जरा। देखो मैं क्या करूं, 50 के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि हर 5वां नंबर ही 5 का मल्टीपल है, तो 50 में मैंने 5 का भाग दे दिया तो कितनी बार चला गया, 10 बार। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये 5 के, ये आपके 5 के डायरेक्ट मल्टीपल है, ये आपके 5 के डायरेक्ट मल्टीपल्स हैं। हो गया। अब देखना जरा, अगर मैं 5 इस 50 के अंदर 25 के मल्टीपल देखता हूं तो कितने आएंगे, 25 का भाग दूंगा तो बेटर क्या रहेगा,
5 का भाग मैंने दे दिया, इसमें और देंगे तो 2 बार और चला जाएगा। ये किसके मल्टीपल है? 25 के, जिनका 1 5 हमने यहाँ पर काउंट कर लिया, एक बचा हुआ है, तो कुल मिला करके ये आपका यहाँ से रिजल्ट हो गया। अब काम की बात सुनो, अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ रखा इस चैप्टर का तो आपको पढ़ लेना चाहिए। रीज़न क्या है इसके पीछे का, एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके वो गलत नहीं होंगे। सॉरी भाई। देखो, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर भविष्य के अंदर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने में इश्यू नहीं आएगा। एग्जामिनर पूछ चुका है ऐसे सवाल, तो इसका मतलब इनका लेवल बढ़ाकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे। अगला सवाल देखना भाई, क्या कहा कि मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र मतलब मूवी देखने गई, वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, वेडनेसडे को उसने मूवी देखी होगी, बुधवार को। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? अब देखो, जैसे संडे है आपके पास, संडे के अंदर अगर आप 7 दिन ऐड कर देते हैं तो अगेन क्या निकल के आता है आपका निकल के आता है संडे। ठीक है, ऐसे ही वेडनेसडे के अंदर मैं 7 दिन ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा? वेडनेसडे आ गया। अगर मैं 1 दिन ऐड और कर दूंगा तो वेडनेसडे, फिर मेरा थर्सडे आ जाएगा। 1 दिन और ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? फ्राइडे। तो उसने क्या कहा था कि 9 दिन पहले गई थी, तो 7 दिन तो ये हो गए, 2 दिन ये हो गए, तो इसका मतलब ये गैप कितने दिन का हो गया? 9 डेज का। आज की बात पूछ रहा है, तो आज कौन सा डे होगा? फ्राइडे। तो इसको कर दिया आपने सीधे सीधे हिट। कोई खास बात है नहीं इस सवाल के अंदर, एकदम इजी कैटेगरी के अंदर इन सवालों को रखा जाता है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आसान सा सवाल है, देखो क्या कहा, 1000 का 50% का 10% का 10%। ये जो शब्द काम में लेता है हिंदी का जो आपका का है, और जो इंग्लिश का आपका शब्द होता है कौन सा? ऑफ। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बट जब भी कभी ये आपके बोर्ड मास में आते हैं, मतलब जरूर मल्टीप्लाई है। देखो, यहां पर आपका ऑफ आता है, उसके बाद डिवीजन आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है। लेकिन अगर ऑफ लग करके कोई बोर्ड मास का सवाल आपका बनता है, बोर्ड मास ना होकर के भी ये आपका वी बोर्ड मास होता है, इसका कोई सवाल बनता है जिसमें डिवीजन भी है, ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है, उस केस में इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। लेकिन ये एक्चुअल में जो मल्टीप्लाई दे रखा उससे पहले इसे सोल्व करना होता है। यहां ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे क्या सोल्व करते? 1000 का 50% क्या होता है? 1/2। उसका 10% क्या होगा? 1/10। और उसका भी 10% क्या होगा? 1/10। सोल्व करोगे, 100 से 100 कट गया, 10 में 2 का डिवीजन करोगे तो यहां से जो आपका करेक्ट रिजल्ट है वो क्या निकल के आएगा? 5। सवाल कैसा है? सवाल एकदम आसान है, वेरी इजी कैटेगरी का ये आपका क्वेश्चन है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना, देखो इसने क्या कहा, एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है, 13.2 किलोमीटर चलने पर वह कितने चक्कर लगाएगी? ठीक है, तो बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ये मैं मान लेता हूं मेरी साइकिल का पहिया है, ये मैंने मान लिया साइकिल का पहिया है। जब ये आपका रोटेट होगा तो कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए, इसको नाम दिया मैंने ए, इसे नाम मैंने दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको मैंने दे दिया डी। मैं इस पहिए को कुछ उस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा हूं, तो पहले जमीन के ऊपर कौन सा हिस्सा आकर के टिकेगा? ए तो है, बी टच होगा, फिर और आगे घुमाओगे तो जमीन के ऊपर आपका सी टच होगा, उसके बाद आपका डी टच होगा, और उसके बाद आपका अगेन ए टच होगा। तो यहां से यहां क्या कंक्लूजन निकला? टायर कंप्लीट रोटेट होकर अगेन ए पर आ चुका है, ए से। तो आप क्या कहेंगे? ये जो भी डिस्टेंस कवर हुई है ये क्या है? एक राउंड कवर हुआ है,
एक राउंड में कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे कि सर जब ये ज़मीन पर टच हो रही है तो साइकिल का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कौन सा, सरकमफेरेंस, वो टच होते हुए चलता है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 2πr हिस्सा है ये ज़मीन के ऊपर टच हुआ है रोटेट करते टाइम, तो एक टर्न के अंदर कितनी दूरी कवर होती है, 2πr, या फिर जो आपका टायर है उसकी सरकमफेरेंस। एक लॉजिक तो मेरे ख्याल से इजीली आपका कवर हो गया होगा। दूसरी बात को अंडरस्टैंड करना, एक कंक्लूजन हमने क्या निकाल लिया कि एक राउंड के अंदर जो दूरी तय करती है साइकिल वो कितनी है आपकी, 2πr। ठीक है, अगर मैं कहूं कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हुई, टोटल डिस्टेंस, तो आप कहेंगे कि कितने राउंड लगे, और एक राउंड में 2πr, यही तो कहोगे। मान लो एक राउंड के अंदर 50 सेंटीमीटर चलती है, राउंड लगे अपने 10, तो आप क्या कहोगे, टोटल डिस्टेंस 50 गुणा में 10। ठीक है, 10 राउंड लगे, एक राउंड में आपकी कितनी डिस्टेंस। अब देखना जरा इसने टोटल कितनी दूरी तय की है, 13.2 किलोमीटर। चलो भाई डील कर लेते हैं, 13.2 किलोमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो बेटर क्या रहेगा, बड़ी यूनिट को छोटा करते लाओ, किस में कन्वर्ट कर ले जाओ, सेंटीमीटर में। पहले तो मैं इसको 1000 से गुणा करता हूँ, किस में आ गया ये, मीटर में, और एक मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ गया, कितने राउंड, n, इंटू में एक राउंड में दूरी 2 गुणा 22/7 इंटू में रेडियस, ये क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 14। इसे कर देते हैं हम लोग यहाँ से 16, 7 से काटा आपने 2 बार, 44, एक तो इसको हटाओ, 44 कितनी बार, 3 बार। देखो ये 30 बन गया, 2 का भाग दे दोगे 15, और 3 आपके पास है 0, तो कुल मिलाकर के जो राउंड लगेंगे वो आपके कितने लगेंगे, 15,000। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सवाल भी आप इजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा सीधा सीधा ये प्रयास नहीं रहता है कि मैं आपको कोई फॉर्मूला लिख दूँ तुरंत के तुरंत और उसको कह दूँ कि इसको अप्लाई कर दो, नहीं, मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें सिखा रहा हूँ कि बाई चांस एग्जाम में आप कुछ पार्ट मिस कर देते हैं तो भी खुद से डेवलप कर सकते हैं। क्या ऐसा सा हमने पढ़ा था, इस टाइप का लॉजिक हम लोग काम में ले रहे थे, तब जा कर के हमने रोटेशन के साथ टोटल डिस्टेंस को इस हिसाब से रिलेट किया था। तो हर जगह अपना प्राइम फोकस यही रहता है कि इन क्वेश्चंस को एक प्रॉपर मैनर में डील करवाया जाए, जिससे एग्जाम में किसी भी टाइप के इश्यू ना आए। चलो भाई इस सवाल को रीड करना जरा, देखो क्या कहा कि बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी, ग्वालों की संख्या थी। देखो इसने एक शब्द काम में लिया है बराबर संख्या में। बराबर संख्या में कौन है, गायें भी बराबर है और ग्वाले जो उनको रखते हैं वो भी बराबर है। तो मैंने मान लिया मेरे पास गाय कितनी है, या फिर सॉरी मेरे पास ग्वाले कितने हैं, x है, ठीक से। ऐसे ही मेरे पास गाय कितनी है, x हो गई। ये अगर आपके पास x आदमी है तो सर कितने होंगे, x होंगे, x गाय हैं तो सर कितने होंगे, x होंगे। तो मैंने इनको नाम दे दिया, ये इनके हेड है। अब इनके लेग्स की अगर मैं बात करूं तो अगर ये आपके पास मैन है और आपके पास ये कऊ है, तो एक आदमी के पास कितने पैर, 2, तो इसका मतलब लेग्स कितने होंगे, 2x। एक गाय के पास कितने पैर, तो आप कहोगे 4 होंगे, x गाय हैं तो कितने होंगे, 4x। ये डेटा आपने लिख दिया, ठीक है भाई। चलो अब उसने रिलेट किया कि गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या, पैरों की जो संख्या है आपकी वो सिरों की संख्या के 4 गुणे से 28 कम थी। पैर कितने बने भाई, यहाँ पर पैर टोटल बने 6x। पैरों की संख्या बराबर किसके है, जो भी सर है, सर कितने हैं आपके यहाँ पर, सर आपके पास है x और x 2x। इनका क्या करना है, 4 गुना, 4 गुना बता रखा है, कर दिया। उससे कितनी कम है, 28 कम, इससे 28 कम कर दो, हो गया बैलेंस। चलो सोल्व कर लेते हैं। ये 8x बना, 6x उधर चला जाएगा, ये बना 2x और ये पार्ट आपका इधर आ जाएगा 28।
2x बराबर 28, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपकी कितनी निकल के आ गई 14। पूछ क्या रहा था, ग्वालों की संख्या कितनी थी, जितने सर हैं उतने के उतने आपके ग्वाले हैं। तो असल में देखा जाए यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। कैटेगरी इस सवाल की भी इजी है, एग्जाम में ही पूछा गया सवाल है, अपनी तरफ से नहीं बना एक सिंगल सवाल भी देखना। देखो जरा क्या कहा अगले सवाल में, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, अगर 9 को उन संख्याओं से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है, तो संख्याएं होंगी। देखो एक तो तरीका ये है आपका कि आप बाई ऑप्शन चले जाओ। दूसरा सिंपल सा तरीका क्या है, नंबर्स जो है पहला नंबर 3 है, दूसरा 5 है, तो मैं क्या मान लेता हूं, पहला नंबर 3x, दूसरा 5x। दोनों में से 9 को हटा दिया, इसमें से भी 9 हटा दिया, इसमें से भी 9 हटा दिया, तो अब रेशियो कितना बना है 12:23। चलो सोल्व करना है। 23 गुणा 3 69x माइनस 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 गुणा 3 27, 18 19 20 207। इसको इधर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60x माइनस 12 गुणा 9 108। 60x इधर आ गया, 9x बराबर ये 207 प्लस का हो जाएगा, उधर देखोगे तो 99। x की वैल्यू कितनी आ गई 11। नंबर क्या क्या है भाई, एक नंबर आपने माना था 3x, तो इसका मतलब 11 से गुणा कर दोगे तो एक नंबर आपका 33। दूसरा अपना माना था 5x, तो दूसरा नंबर आपका क्या हो गया 55। ये लिखा जा सकता है, ये नॉर्मल है। देखो कोई भी नया काम आपको नहीं करना होता है, हमेशा ध्यान रखें मैथ्स का मतलब या फिर रीजनिंग का मतलब ये होता है जो बात जिस सीक्वेंस में चल रही है, क्योंकि सेल्फ तो आपको कोई डिसीजन लेना ही नहीं है कि कोई इथिक्स का सवाल हो तो हम लोग सोचें कि हमें खुद को भी डिसीजन लेना है। यहाँ तो सीधा सा काम ये बन रहा है, जो पैटर्न चल रहा है 3:5 में है, लिख दिया 3:5, 9 को लेस करना है, सीधे 9 को लेस करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 3 में से 9 लेस कर दोगे 5 में से, इसलिए हमने क्या किया है x का इन्वॉल्वमेंट किया, लेस करने की बात कही कर दिया, क्या बचा 12 और 23 लिख दिया, सोल्व हो गया। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। देखो क्या कहा, वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है और अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है। फिर इसने क्या कहा कि 3 वर्ष के बाद उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी, तो सोनी के पति की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। एक शानदार सा उसने हिंट दिया कि 3 वर्ष के बाद बेटे की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 15 साल। ठीक है, अब रिलेशन पकड़ना, 3 साल बाद बेटे की आयु 15 साल। अगर मैं आज की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आज क्या सिनेरियो चल रहा है, तो आप कहेंगे आज उसके बेटे की एज कितनी है 12। रीजन 3 साल बाद तो ये 15 का हो जाएगा। आज उसके बेटे की एज 12 है, तो इसका मतलब जो सोनी आपके पास है उसकी एज कितनी है, तो उसने कहा था कि बेटे से 4 गुना बड़ी है, तो बेटे का 4 गुना कर दो, कितना 48, और अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है, तो यहां से आप यहां आ गए, यहां इसका हस्बैंड इससे 3 साल बड़ी है, तो वो इससे 3 साल छोटा होगा 45। सोनी के पति की आयु 5 साल के बाद कितनी होगी, तो आज 45 साल का है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 50 साल का, तो ये वाला आपका हो गया यहाँ से करेक्ट रिजल्ट। क्या किया, एक हिंट पकड़ा जहाँ से बात सीधे सीधे सोल्व हो जाए, उसके बाद इससे इसमें चले गए, इससे इसमें चले गए, ये निकाल ली, 5 साल के बाद का पूछ रहा है, तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर चले गए। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट जरूर करें, अगर नहीं होता है तो भी कमेंट करें, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है,
नहीं होता है तो फिर अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना लैंग्वेज को रीड करना जरा, क्या कहा। नीचे दिए गए चित्र में बी जो है व्यापारी आदमियों को, आर जो धनी आदमी है उनको, एच ईमानदार आदमियों को प्रदर्शित करता है। कौन सी संख्या धनी व्यापारी आदमियों को प्रदर्शित करेगी। एक एक करके मैं लिख देता हूं, मतलब समझाता हूं पहले। इस टाइप के जो सवाल आते हैं, बी रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब और कुछ तो दे नहीं रखा है, तो हमें ये एक ट्रायंगल दे रखा है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, व्यापारी। तो बी इस ट्रायंगल में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, व्यापारी या फिर बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन हो गए। चलो आगे हम दो लोग देखें तो आर किसको बताता है, धनी को। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आर किसको रिप्रेजेंट करता है, इस स्क्वायर को। आर के अंदर जितनी भी हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, रिच है। रिच कह लो या फिर धनी कह लो, ठीक है। इसके बाद एच जो लास्ट में इसने दे रखा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका एच रिप्रेजेंट करता है इसे। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एच रिप्रेजेंट करता है वो लोग जो ईमानदार हैं, वो लोग जो ऑनेस्ट है या ईमानदार, ठीक है। मैं एक एक करके बात को समझा रहा हूं बस। एग्जाम के अंदर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना था। बी बता रखा है बिजनेसमैन को, आर रिच को, एच आपका ऑनेस्ट को, ठीक है। तो आपको अलग से डेटा लिखने की नीड नहीं थी। अगर बी बिजनेसमैन को बताता है तो बी का ये आपका ट्रायंगल है, इसमें जो कुछ भी है वो सारे बिजनेसमैन हैं। आर रिच को बताता है तो इस स्क्वायर के अंदर जितने भी हैं वो सारे रिच हैं। और एच आपका ऑनेस्ट को बताता है तो इसका मतलब इस जो राउंड के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ऑनेस्ट हैं। क्लियर। अब बात को समझना, मैं कहूं कि ये तीन क्या है, सवाल सोल्व कर लेंगे, थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि ये तीन क्या है तो आप कहेंगे कि सर ये तो सिर्फ रिच का पार्ट है, तो आप कहेंगे कि ये वो लोग हैं जो रिच हैं। चलो हो गया समाधान। मैं आपसे कहूं ये चार क्या है तो आप कहेंगे कि सर वैसे देखा जाए तो ये ऑनेस्ट में भी आ रहा है, ठीक है, ऑनेस्ट में आ रहा है ये वाला चार। और ये वाला चार आपका रिच का जो स्क्वायर बना उसमें, तो इसका मतलब ये चार क्या है, ऑनेस्ट भी है और रिच भी है। पांच किसको बचाता है तो आप कहेंगे सर ये पांच तो सिर्फ ऑनेस्ट वाले का ही पार्ट है। ऐसे मैं कहूँ आपसे एक क्या है तो आप कहेंगे एक जो है वो सिर्फ ट्रायंगल में है तो ये बिजनेसमैन है। मैं कहूँ आपसे दो क्या है तो आप कहेंगे कि सर ये ट्रायंगल का पार्ट है, साथ ही ये रिच वाला भी पार्ट है, तो बिजनेसमैन प्लस रिच हो गए। आपसे क्या पूछा है, कौन सी संख्या धनी व्यापारी आदमियों को प्रदर्शित करती है, जो रिच भी हैं और जो आपके बिजनेसमैन भी हैं। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, आपके दो लोग, ठीक है। एक बार के लिए फिर से बात को अंडरस्टैंड करना कि एग्जाम हॉल में कैसे डील करते। देखो बी बिजनेसमैन, आर रिच, एच ऑनेस्ट। क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या रिच भी होने चाहिए, बिजनेसमैन भी होने चाहिए। बिजनेसमैन का तो ये ट्रायंगल और ये रिच के अंदर भी कॉमन है, तो सीधे सीधे आप यहां से हिट कर देते, इसको कुछ भी नहीं करना था। तो जो भी अलग अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। मैं उनकी थ्योरी, हालांकि मैंने आपको एक तरीका भी बता रखा है कि एटलीस्ट उतना काम आप कर लें, उससे फायदा क्या होगा, आपका एग्जाम में एक सिंगल सवाल गलत नहीं होगा। प्लस अपना जो डील करने का तरीका है वो कोई रटा रटा ढरा नहीं है कि ये फॉर्मूला है इसको अप्लाई करो इससे रिजल्ट निकल जाएंगे, ऐसा सीन नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग पर। कोई भी सवाल आप देखते हैं उसकी अगर एन डायमेंशन बनती है तो मैं उस हर एक डायमेंशन को एक्सप्लेन करता हूँ। ये सवाल छोटा सा था, करने को हम लोग सीधे हिट कर देते कि देखो ये सवाल 5 सेकंड में हो गया, नहीं, सारी की सारी बातों को अंडरस्टैंड करो। तो इसकी थ्योरी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। भविष्य में ऐसा कोई भी उलझा करके किसी भी टाइप का बना दे, ऐसा हो सकता था, एक इधर दे देगा, एक ट्रायंगल दे देगा, ऐसा भी हो सकता है एक रेक्टेंगल। हमें हेडेक लेनी नहीं है, सीधे सीधे ये सवाल इजी वे में डील हो जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
लैंग्वेज को आप यहाँ पर ध्यान से रीड करें। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता? माध्य विचलन, समांतर माध्य, माध्यिका, माध्य विचलन आ गया है, बहुलक आ गया, समांतर माध्य आ गया, तो इसे लिखोगे आप माध्यिका। ठीक है भाई। मीडियन को हिंदी में माध्यिका, अर्थमेटिक मीन, मोड और मीन डेविएशन। मैंने आपको स्टैटिक्स कंप्लीट करवा रखी है, सर्च कर लें यूट्यूब के ऊपर, स्टैटिक्स बाय वासु सर। 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। जब आप सेशन स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स के अंदर तो हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मेजर कैसे किया जाए, तो उसमें हम लोग डील करते हैं अर्थमेटिक मीन या फिर सिर्फ मीन। इसके अलावा मीडियन को डील करते हैं, इसके अलावा हम लोग मोड को डील करते हैं। ये किसके पार्ट्स होते हैं भैया आपके? ये पार्ट्स होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये इसके पार्ट होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। क्या नहीं पढ़ते थे उसके अंदर? उसमें डेविएशन नहीं पढ़ते थे। डेविएशन तो बाद की बात है, वो तो किसको रिप्रेजेंट करता है? बिखराव को। माध्य विचलन जो था वो तो आपका बिखराव को रिप्रेजेंट करता था कि किससे किसका कितना बिखराव हो रहा है। वो मेजरमेंट थोड़ा ना था। मेजरमेंट क्या होता है एक्चुअल में? मेजरमेंट आपका होता है जो डेटा दे रखे हैं आपको, जो आपको डेटा दे रखे हैं उन्हें आप अलग अलग तरीके से कैसे मेजर करें। सबको जोड़ दिया, एवरेज निकाल लिया। एवरेज ही आपका क्या होता था? अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य। सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जो सबसे मिड में वैल्यू है तो उसे हमने नाम दिया था पोजिशनल एवरेज, उसी को मीडियन कहा जाता था। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट आपका हो रहा था उसे हम लोग क्या कह रहे थे? मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। तो असल में ये 3 चीज़ें ही आपकी सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट होते हैं। डेविएशन जितने भी टाइप के थे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे के सारे बिखराव को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब ये मत कहना सर स्टैटिक्स में पढ़ा था। स्टैटिक्स का पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी की, जो सेंटर में आपकी टेंडेंसी है, क्या प्रवृत्ति है उसकी, उसका माप नहीं है। देखना भाई अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, किन्हीं भी आंकड़ों के समूह का उनके माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है। बात को एग्जाम्पल से समझना। जैसे पहले हर एक चीज आपको समझ तो आए। मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5, ये मैंने लिख दिया। ये मेरे पास एक डेटा है जो मुझे दिया गया है। अब उसने एक शब्द काम में लिया है, डेविएशन फ्रॉम द मीन। फ्रॉम द मीन, मीन से मुझे क्या फाइंड करना है? डेविएशन। माध्य से मुझे क्या निकालना है? विचलन। अब आपको पता तो होना चाहिए इसका मीन क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं? मीन या फिर माध्य। मैंने निकाल लिया। कैसे निकलेगा भाई? मीन या माध्य असल में देखा जाए तो आपका एवरेज ही होता है। 5 4 9 3 12 13 14 15, 15 में 5 का डिवीजन करोगे कितना आ जाएगा? 3। डेविएशन क्या है फिर? तो जो आपका यहां पर डेविएशन है, डेविएशन की अगर मैं बात करूं, आपका यहां पर जो डेविएशन है वो असल में क्या है कि माध्य से, जो मीन से आपको बताना था कि मीन से आपका डेटा कितना बिखरा हुआ है। तो हर एक जगह आप क्या रखो, जैसे सीधे सीधे पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं एकदम डिटेल में, कि 3 आपका मीन है, इसके कंपैरिजन में 1 का बिखराव, 3 आपका मीन है उसके कंपैरिजन में 2 का बिखराव, 3 आपका मीन है उसके कंपैरिजन में 3 का बिखराव, 3 आपका मीन है उसके कंपैरिजन में 4 का बिखराव, 3 आपका मीन है उसके कंपैरिजन में 5 का बिखराव। कितना भाई? तो आप क्या करो, एक पैटर्न फॉलो कर दो कि आप क्या करोगे, मीन में से उस नंबर को लेस करोगे, या फिर क्या कर दो, नंबर में से आप मीन को लेस करोगे। जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। 3 में से 1 को लेस किया, कितना आ गया मेरे पास? 2, ये बिखराव। 3 में से 2 को लेस किया, बिखराव 1, फिर बिखराव 0, फिर आपका बिखराव कितना? 3 यहाँ पर, तो -1, फिर आपका -2। सबको जोड़ दिया तो कितना निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया।
बात हुई कुछ क्लियर कि हमने क्या किया। देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखने कि स्टैटिक्स का कोई सवाल है, आपने जीवन में कभी स्टैटिक्स को नहीं पढ़ा और फिर आप सोचते हो एग्जाम हॉल में सवाल सोल्व हो जाए, नहीं, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और डायमेंशन कौन सी, ये चीज़ें ट्रिक के भरोसे पर नहीं होती। ऐसे कितने एक स्टेटमेंट को रटेंगे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। 2 क्लासेस ली थी, उसके अंदर अगर आप गौर से देखोगे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर इसका सीधे सीधे रिजल्ट क्या आ जाता, 0। आपका मन कर रहा है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि सर ये तो आपने एग्जाम्पल आसान लिया है, तो मैंने ले लिया 3, 7, 8 और मैं ले लेता हूँ 2। अब यहां पर देखना, इसका मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले मीन। मीन क्या होता है, एवरेज। सबको जोड़ा 10 10 20, 20 में 4 का भाग दे दिया, कितना, 5। अब मैं डेविएशन निकाल रहा हूं यहां पर, किसका किसके साथ। मैं पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा हूं, मीन में से जो आपका नंबर दे रखा है उसको लेस करूंगा। 5 में से 3 लेस किया 2, 5 में से 7 को लेस करोगे तो माइनस का 2, 5 में से 8 को लेस करोगे तो माइनस का 3, और 5 में से 2 को लेस करोगे 3। सब कट गया, क्या आ गया, 0। रीजन क्या है इसका, रीजन हमेशा 0 आने का कि जब हम लोग इसे जनरल अप्रोच से एकदम जनरल डेटा लेकर के डील करते हैं तो बात समझ में आ जाती है कि मीन उसने सबका एकदम मिड वैसे ही सेट कर दिया था। उससे ऊपर या नीचे सब कुछ आप अरेंज करेंगे तो हमेशा वो अरेंजमेंट कुछ चीज़ें पॉजिटिव में जाएंगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव में जाएंगी, और वो पहले से ही एवरेज आपका क्या था, मिड था आपका। तो उस वजह से क्या होगा, फाइनली आपका जो कंक्लूजन है वो निकल के आ जाएगा 0। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। देखना जरा इसके बाद अगला सवाल। सॉरी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने आपसे क्या कहा कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का आधा हो, प्रिंसिपल का आधा हो, और ब्याज दर वर्षों की संख्या, ब्याज दर जो है आपकी, यहां कोमा डाल लेना, ब्याज दर वर्षों की संख्या की आधी हो तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो प्रिंसिपल इनटू में टाइम इनटू में रेट परसेंट आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। इसी चीज को लिख दिया जाता है प्रिंसिपल इनटू में टाइम इनटू में रेट परसेंट की जगह R/100। यही आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। इसी को एक्चुअल में हमें काम में लेना है, तो इसको काम में लेने का सिंपल सा तरीका क्या है, जो जो बात दे रखी है उसको लिखते जाओ। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का आधा है, प्रिंसिपल मैं ले लेता हूं 2 रुपए। 2 रुपए मैंने प्रिंसिपल लिया, फिर मुझे टाइम लिखना है, रेट लिखनी है, अपॉन में 100 लिखना है। जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है इस प्रिंसिपल का क्या है, जस्ट हाफ है, हाफ कर दो। तो इसका जस्ट हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 निकल के आ जाएगा। फिर इसने क्या कहा कि ब्याज की दर जो है वो वर्षों की संख्या की आधी है। ब्याज की जो दर है जितना भी आप टाइम लेंगे उसका क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, वर्षों की संख्या। तो आप ऐसा कर दो कि वर्षों की संख्या आपने ले ली कितनी, x, इसका जस्ट हाफ कर दोगे तो कितना निकल के आएगा, x/2। इस बात को कर लो भाई सोल्व, ये पार्ट इससे कट गया। यहां पर आपके पास x का जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, 100 को। यहां से यहां आपको जाना है तो क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। तो x की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10, और यही आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। देखो इसने क्या कहा कि 5 पेंसिल और 2 कॉपियों का मूल्य 225 है, 3 कॉपी और 4 पेंसिल का मूल्य 320 है, एक पेंसिल की कीमत। ये इक्वेशन पर बेस्ड सवाल आगे। देखो एक पेंसिल की कीमत मैंने P रुपए मान ली, पेंसिल का मतलब P, और 5 है तो इसका मतलब टोटल कीमत 5 गुणा P। या फिर ऐसा कर दो
5 पेंसिल की कीमत 5 गुणा में P, एक कॉपी की कीमत C मान लो आप, तो 2 कॉपी की कीमत कितनी आ जाएगी 2C, कुल मिला करके मूल्य 225 रुपये। फिर इसने क्या कहा 3 कॉपी और 4 पेंसिल, 3 कॉपी और 4 पेंसिल, 4 आपके पास पेंसिल है, एक की कीमत P तो 4 गुणा P, 3 आपके पास कॉपी है और इसकी कीमत कितनी हो गई 320। ये इक्वेशन बनती है हमेशा ही, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, ये आपकी दूसरी हो गई। आपको चाहिए क्या, आपको टारगेट करना है पेंसिल, तो क्यों ना मैं कॉपी वाले पार्ट को खत्म कर दूं। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को किसी नंबर से गुणा करना है। ये 2C है 3C है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे मैं 2 से कर दूं, और क्या कर दूं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को लेस कर दूं। फायदा क्या हुआ देखना, 3 गुणा 2 6C, 2 गुणा 3 6C, फर्स्ट से सेकंड लेस करोगे तो ये जो पार्ट है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 गुणा 3 15P माइनस 4 गुणा 2 8P, 8 15 में से 8 चला गया, कितना बचा 7P, इक्वल्स टू में देखना 225 गुणा 3 कितना आ गया 675, माइनस करना है 20 का आपका हो गया 60, 660 ये निकल के आ गया। 1 मिनट, 200 400 600 600 और 60 ना हो करके इसको करेक्ट करना भाई, इसको हटा देते हैं, ये कितना आ गया 640। 7P की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 35, और यहाँ से P की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 5 रुपीज ईच, लिखा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट लिखा। इनमें कोई इश्यू होता नहीं है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं रैंडम एक पार्ट को इक्वल करते हैं, मेरा ये मानना है कि इसमें एक सुधार बस आपको ये करना होता है, पेंसिल की कीमत चाहिए आपको तो जो नोटबुक की कीमत है उसको ख़त्म कर दो तो सीधे ही आ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, मान लो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि पहले इस पार्ट को हटा के ये निकालेंगे फिर उसकी वैल्यू पुट करके दूसरा निकालेंगे। जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है सीधे सीधे आप उसी को ही टारगेट करें। चलो भाई एक सवाल आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाना। निम्नलिखित संख्या समूह में विलुप्त संख्या आपको फाइंड करनी है कि जो गायब हो रखा है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग संभावनाओं पर मैं बात कर लेता हूं। जैसे आपने देखा कि ये 70 कैसे बना होगा, तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि भाई 10 गुणा 7 से भी बन सकता है, 35 गुणा 2 से भी बन सकता है, ठीक है, और भी कोई तरीके निकल जाएंगे, 14 इंटू में 5 से भी बन सकता है। तो इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन आपके बने। यूज किसको करना आपको, 13 को और 22 को। अगर मैं इसको 10 और 7 से बनाना चाहूँ, या फिर ऐसा कर लो कि पहले जो नंबर आपका वो छोटा है बाद वाला बड़ा है, 7 10 70 हो सकता था, 2 गुणा में 35 हो सकता था, 5 गुणा में आपका 14 हो सकता था। मल्टीप्लाई से कि अमूमन जब एक बच्चा इस टाइप के सवालों को देखता है तो उसके मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि ऐसे अप्लाई करें। आपने ट्राई किया यहाँ पर कि यार इसको 7 बना तो लोगे लेकिन 6 लेस करके, ठीक है, 22 में से क्या करोगे 12 लेस कर दोगे, 22 में से आप 12 लेस कर दोगे, इसमें से 6 लेस कर दोगे, तो इसमें भी आपको 6 ही लेस करना होगा और इसमें से आपको 12 लेस करना होगा। तो ये 6 गुणा में आपका 6 36 ही बना, इसका मतलब ये रिजल्ट नहीं बना। तो मल्टीप्लाई का तो हमारे पास सीधे सीधे कोई लॉजिक बन नहीं पा रहा है। एक कॉमन सेंस आप और भी लगा सकते थे कि अगर हम इसको और इसको रिलेट कर लें एडिशन करके, तो ये कितना बन रहा है 35 बन रहा है, और इसका जस्ट डबल करते हो तो आपका क्या बनता है 70। क्या ये बात इधर भी अप्लाई हो रही है? तो आपने एडिशन किया 12 और 18 का कितना 30, और उससे अगर हम डबल करते हैं तो वो क्या बन जाता है 60। देखो मेरे को करना होता है ये सवाल, मैं सीधे सीधे इसको हिट कर लेता, क्योंकि देख रखे प्रैक्टिस इतनी कर रखी है कि कुछ एक सवाल छोड़ दो, हो सकता है क्योंकि ह्यूमन माइंड है वो हो सकता है कभी क्लिक करे कभी ना क्लिक करे, लेकिन यहाँ पर अमूमन जितने भी सवाल होते हैं पहली बार में क्लिक हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न कितना है, सिर्फ प्रैक्टिस है। क्लियर है? फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आप जब एग्जाम में इस टाइप के सवाल पहली बार देखते हैं तो क्या क्या सोच सकते हैं और सोचते सोचते आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है भाई,
तो पैटर्न पकड़ में आ गया। तो यहां पर भी दोनों का एडिशन कर दो, 30 और ये कितना बन गया भाई 43। इसका क्या करना, आपको जस्ट डबल करना है, तो आपका रिजल्ट यहां से कितना निकल के आएगा 86। ऑप्शन डी हमारा यहां से क्या हो गया, करेक्ट। अगले सवाल को देखना, अगला सवाल देखना भाई क्या कह रहा है आपसे। एक कक्षा में लड़के और लड़कियां मिलाकर के कुल 35 विद्यार्थी हैं। एक मासिक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत जो है वो आपका कितना है, 18 है। लड़कियों तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत जो आपका है वो कितना है, 22 और 15 दे रखा है। सभी विद्यार्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। देखो, एक तरीका तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं मिक्सचर का। मिक्सचर का तरीका कैसे लगाएंगे, तो देखो जैसे दूध और पानी होता है वो आपका एक मिश्रण होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई आपका एलॉय है, कॉपर और जिंक का है, वो भी मिक्सचर है। शहर की जनसंख्या मेल और फीमेल का मिक्सचर होती है, एग्जाम के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ऐसे ही आपके क्लासरूम के अंदर जितने भी बॉयज और गर्ल्स होते हैं तो पूरी की पूरी क्लास उनका मिक्सचर है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मिक्सचर से करते तो एक तरफ लेते बॉयज और गर्ल्स। लड़कियों का कितना है भाई 22 है, लड़कों का यहाँ पर कितना दे रखा है 15, ऑल ओवर क्लास का कितना है 18, बड़े में से छोटे को लेस करोगे 4 और ये कितना आ जाएगा 3। तो कुल मिलाकर के आपके पास टोटल स्टूडेंट क्लासरूम में कितने हो गए 7। वो कह रहा है 7 ना होकर के कितने हैं 35, तो गुणा कर दो 5 से। तो यहाँ से 5 से गुणा करोगे तो क्लासरूम में लड़के कितने आ जाएंगे 20। लड़कों की संख्या आपसे पूछ रहा था तो ये रिजल्ट आपका सीधे सीधे निकल के आ गया 20, लिखा जा सकता है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर मिक्सचर तो मेरे हो सकता है क्लियर ना हो, तो अप्रोच नंबर सेकंड देखो। सेकंड अप्रोच, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, एवरेज का इन्वॉल्वमेंट अगर आप देख पा रहे हैं तो क्लासरूम में एवरेज का इन्वॉल्वमेंट दे रखा है। तो कोई भी सवाल जो आपका एवरेज का होता है आप उससे डील कर सकते हैं टोटल के बेस पर, कि कुल जो अंक प्राप्त हुए उसके बेस पर। ध्यान इतना ही रखना है कि जो पूछा गया है उसी को क्या मान लो, x मान लो। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास x लड़के हैं, एक लड़के के नंबर कितने हैं भाई 15, लड़कियां कितनी होंगी, टोटल 35 थे, x लड़के हैं तो बची हुई लड़कियां हैं, इनका कितना आ गया 22। पूरी क्लास में 35 लोग हैं और सबका सम 35 गुणा 18, ये हमें सोल्व करना है। तो देखना जरा यहाँ से, ये 15x माइनस 22x, तो लेस करोगे तो कितना आएगा -7x, उधर चला गया तो ये आ जाएगा 7x। ये पार्ट आपका इधर आ जाएगा 35 गुणा 18, 35 गुणा 22, 35 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 22 में से 18 लेस करके वैल्यू बची। सोल्व कर ले, 7 से इसको काटोगे 5 बार कट जाएगा। यहाँ कितना बचा है 4, 4 गुणा 5 आपका रिजल्ट कितना देगा 20, जो कि क्या हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, लिखा जा सकता था। तो जरूरी नहीं होता है, देखो एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि सर बस मैंने तो ये वाला पैटर्न इसके अंदर पढ़ा था, एग्जाम में ध्यान नहीं आया तो छूट गए सवाल। मैथ्स में छूटने जैसा कुछ नहीं होता है। मैथ्स के अंदर आपने एक ठीक मेहनत की है, सही डायरेक्शन के अंदर माइंड कैलकुलेशन को डेवलप करने का पूरा प्रयास करें। इसके अलावा हर चीज़ को समझने का प्रयास करें कि अभी तो मान लो कई बच्चे क्या होते हैं, एक चैप्टर हो गया, एक चैप्टर के अंदर ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, इस टाइप से 10 ट्रिक ध्यान रख ली। और जब आप पढ़ते हैं तब भी क्या होगा, ट्रिक नंबर 1 आपने पढ़ी, उसके बेस पर एक सवाल आपने करते हुए देखा और 4 सवाल आपके सामने वैसे के वैसे रख दिए, तो ये तो मूर्खता सी हो गई। उस टाइम 4 सवाल हो जाएंगे। फिर आपने ट्रिक नंबर 2 पढ़ी, उसमें फिर आपने एक सवाल करते हुए किसी को देखा और 4 सवाल आपके सामने रखे, आपके हो गए। तो ऐसे करते करते हर चैप्टर में 8-10 ट्रिक तैयार हो गई, बड़े चैप्टर में 20-20, 25-25 भी हो जाएंगी। 400-500 आपके पास ट्रिक है। अब एग्जाम हॉल में बैठे हो, ट्रिक भूल गए, 500 थोड़ा ना याद रहेंगी, मतलब ही नहीं है याद रहने का। तो बेटर क्या है, मैथ्स को अंडरस्टैंड करो। मैथ्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है और बड़ी ही आसानी के साथ आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
चलो आज का सेशन हम लोग यहाँ रखते हैं। किसी भी चीज़ को रटने का प्रयास ना करें, सीधे सीधे क्या करें, आप उसको समझें। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं, बात नंबर 1, कमेंट जरूर करके जाएं वीडियो के नीचे। एक आपको यहाँ पर मैंने होमवर्क दिया था तो वो भी कमेंट में कर दें। अगर सोल्व हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं सोल्व हुआ है तो भी कमेंट कर दें। क्लियर है। एक दूसरी बात, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, यहाँ पर आपको पुरानी क्लासेस के लिंक और पीडीएफ मिल जाएंगे। दूसरा, ये डाउट ग्रुप है, यहाँ पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। प्लस में आप मान लो असम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि सर हमारे वहाँ भी सी सेट के अंदर सी सेट का सेक्शन पूछा जाता है, तो आप ऐसे करें कि वो जो सी सेट के जितने भी पेपर आपको मिलते हैं या जो आपका पेपर सेकंड होता है, सारे की सारी पीडीएफ इकट्ठा करें और उनको वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप के ऊपर सेंड कर दें। अगर बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते कि दूसरी चीज़ सीरीज स्टार्ट कर दी, मान लो SSC की कर दी, उसके बाद आप कहेंगे सर मैंने तो वीडियो अभी देखे हैं, तो उसका कोई समाधान हो नहीं पाएगा। अभी के लिए समाधान है। तो चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।